क्लास स्टार्ट करते हैं। देखते हैं यहाँ पे मेजरमेंट ऑफ स्लिप। तो जैसे अपन जानते हैं कि 3 फेज जो इंडक्शन मोटर होती है, उस 3 फेज इंडक्शन मोटर में क्या होता है, स्लिप होता है। तो उस स्लिप की वैल्यू को कैसे मेजर करेंगे, उस स्लिप की वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो स्लिप को मेजर करने के 3 मेथड होते हैं। 3 मेथड्स के द्वारा स्लिप की वैल्यू को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले उसमें हेडिंग डाल लीजिए मेजरमेंट ऑफ स्लिप, उसके बाद में लिखिएगा इंडक्शन मोटर के स्लिप मेजरमेंट के, इंडक्शन मोटर के स्लिप मेजरमेंट की निम्न 3 मेथड्स होते हैं। पहला मेथड है यहां पे बाय एक्चुअल मेजरमेंट ऑफ रोटर स्पीड। ठीक है, तो इस मेथड में क्या करेंगे, जो स्पीडोमीटर होता है, स्पीडोमीटर या बोलोगे टैकोमीटर होता है, ठीक है। तो उस टैकोमीटर के द्वारा, टैकोमीटर भी होता है, उसको टैकोमीटर भी बोलते हैं। तो जो टैकोमीटर होता है, इस टैकोमीटर के द्वारा क्या करेंगे, रोटर स्पीड को मेजर करेंगे, ठीक है। तो टैकोमीटर का यूज करके रोटर स्पीड को क्या करेंगे, मेजर करेंगे, ठीक है। एंड सिंक्रोनस स्पीड को कैलकुलेट करेंगे। सिंक्रोनस स्पीड सबको पता है कैसे कैलकुलेट करते हैं, 120 F/P। तो सिंक्रोनस स्पीड को कैलकुलेट करेंगे, रोटर स्पीड को टैकोमीटर के द्वारा मेजर करेंगे। ये दोनों वैल्यू नोन है। अब ये दोनों वैल्यू आपको नोन है, तो क्या कर सकते हो, स्लिप की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो। तो स्लिप की वैल्यू क्या होगी, NS - NR/NS हो जाएगी। सिंपल है ना। तो इसमें नोट करिएगा, इसमें लिखिए इस मेथड में टैकोमीटर द्वारा रोटर स्पीड को मेजर करते हैं एंड सिंक्रोनस स्पीड को कैलकुलेट करके स्लिप की वैल्यू को डिटरमाइन करते हैं, निर्धारित करते हैं। स्लिप की वैल्यू को डिटरमाइन करते हैं, निर्धारित करते हैं, ठीक है। तो जो सेकंड मेथड है, इसमें क्या करेंगे, बाय कंपेयरिंग रोटर एंड सप्लाई फ्रीक्वेंसी। तो रोटर एंड सप्लाई फ्रीक्वेंसी को कंपेयर करेंगे यहाँ पे। तो जैसे कि अपन जानते हैं कि रोटर करंट की जो फ्रीक्वेंसी होती है और सप्लाई फ्रीक्वेंसी होती है, उसमें क्या रिलेशन होता है। तो रोटर करंट की जो फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है, रनिंग कंडीशन में ये क्या होती है, स्लिप इनटू सप्लाई फ्रीक्वेंसी होती है। ये रिलेशन पढ़ चुके हो कि रनिंग कंडीशन में रोटर करंट की फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या होता है, स्लिप इनटू सप्लाई फ्रीक्वेंसी। तो स्लिप की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो रोटर करंट की फ्रीक्वेंसी अपॉन क्या हो जाएगा, सप्लाई फ्रीक्वेंसी। तो सप्लाई फ्रीक्वेंसी तो हमको नोन है कि सप्लाई फ्रीक्वेंसी कितनी हमारे यहाँ पे है, 50 हर्ट्ज है, ठीक है। रोटर करंट की फ्रीक्वेंसी को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अपने को मेजर करना पड़ेगा। तो रोटर करंट की फ्रीक्वेंसी को कैसे मेजर करेंगे, तो उसको यहाँ पे देखेंगे कि जैसे ये अपनी इंडक्शन मोटर है, ये इसका यहाँ पे रोटर है। तो रोटर के शाफ्ट पे अपन पढ़े थे क्या लगाते हैं, यहाँ पे स्लिप रिंग, ठीक है। तो ये इंडक्शन मोटर है, ये इसके यहाँ पे स्लिप रिंग है, और इस स्लिप रिंग पे क्या कनेक्ट करते हैं, कार्बन ब्रश, और उसके थ्रू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस या रियोस्टेट को कनेक्ट करते हैं
रोटर के पर फेज में। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये स्लिप रिंग है, इसी स्लिप रिंग को यूज करेंगे यहाँ पे, इसके साथ में एक मीटर कनेक्ट कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये मीटर है, इसका जो स्केल होगा, इस मीटर की स्केल में सेंटर में क्या होगा, 0 होगा। सेंटर में क्या होगा, इसमें 0 होगा, तो इसको क्या बोलेंगे, सेंटर 0 डीसी मिली वोल्ट मीटर। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, सेंटर 0 डीसी मिली वोल्ट मीटर। तो इसका यूज यहां पे अपन करेंगे। ठीक है, तो यहां पे वैल्यूज होंगी, यहां पे वैल्यूज होंगी। ठीक है, तो यदि आप देखेंगे 0 के राइट हैंड साइड में जाएंगे तो वैल्यू +1 +2 होगी, यहाँ पे वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, यहाँ पे आएंगे तो वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे डिक्रीज होगी, -1 -2 होगी, तो ये क्या होगी, यहाँ पे मिनिमम होगी। आई बात समझ में। अब इसका ये पॉइंटर है, तो अपने को पता है कि रोटर करंट में जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होती है, ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, बहुत कम होता है, और उसकी फ्रीक्वेंसी भी क्या होती है, बहुत कम होती है। तो यदि देखेंगे कि रोटर में जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रही है, उसकी ये एक साइकिल है, ये किसकी साइकिल है, तो ये रोटर ईएमएफ की साइकिल है अंडर रनिंग कंडीशन। तो रोटर ईएमएफ का वैल्यू यहाँ पे क्या है, 0 है, तो इस डीसी मिली वोल्टमीटर का पॉइंटर कहां पे रहेगा, 0 पे रहेगा। इसकी वैल्यू यहाँ पे इंक्रीज होगी, तो डीसी मिली वोल्टमीटर का पॉइंटर क्या करेगा, डिफ्लेक्ट करेगा। मतलब कि ये मीटर जो है रोटर में इंड्यूस्ड ईएमएफ की इंस्टेंटेनियस वैल्यू पे रिस्पॉन्ड करेगा। बात समझ में आई। तो जैसे जैसे इसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू चेंज होगी तो इसका डिफ्लेक्शन भी चेंज होगा, पॉइंटर मूव करेगा। जब ये मैक्सिमम वैल्यू पे होगा, यहाँ पे होगा ये, तो पॉइंटर जो है 0 से कहां तक मूव करेगा, मैक्सिमम तक। देन इसकी वैल्यू वापस क्या होगी, रिटर्न टू क्या होगा, 0 होगा, तो ये वापस क्या आएगा, यहाँ पे 0 पे आ जाएगा। ठीक है, अब इसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे डिक्रीज होगी, नेगेटिव होगी, तो पॉइंटर जो है ये नेगेटिव साइड शिफ्ट होगा यहाँ पे। ठीक है, ये पॉइंट क्या होगा, इसका मिनिमम पॉइंट होगा, तो पॉइंटर मिनिमम पे आएगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे इसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो आप देखेंगे कि ये पॉइंटर कहां पे आएगा, वापस। तो जब रोटर में इंड्यूस्ड ईएमएफ की एक साइकिल कंप्लीट होगी, तो जो पॉइंटर है इसकी भी एक साइकिल कंप्लीट होगी। पॉइंटर इधर मूव किया, वापस आया, हाफ साइकिल, इधर मूव किया, वापस आया, हाफ साइकिल। तो जब इंड्यूस्ड ईएमएफ की एक साइकिल कंप्लीट होगी रोटर में, तो पॉइंटर की भी क्या होगी, एक साइकिल कंप्लीट होगी, एक चक्र उसका कंप्लीट होगा। ठीक है, तो इस तरह से देखेंगे कि एक सेकंड में ये जो पॉइंटर है कितना ऑसिलेशन कर रहा है। ठीक है, तो यदि ये पॉइंटर 2 ऑसिलेशन कर रहा है, 2 ऑसिलेशन पर सेकंड कर रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि रोटर करंट की फ्रीक्वेंसी कितनी है, यहाँ पे 2 हर्ट्ज है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, साइकिल पर सेकंड होती है, तो 2 ऑसिलेशन यानी 2 साइकिल पर सेकंड है, तो रोटर करंट की फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 2 हर्ट्ज हो जाएगी। तो हमको पता है रोटर करंट की फ्रीक्वेंसी है 2 हर्ट्ज, सप्लाई फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज, डिवाइड करेंगे इसको तो स्लिप की वैल्यू कितनी आएगी अपने पास में, 0.04 यानी 4% स्लिप आ जाएगी। ठीक है, तो इसको याद रखिए, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मेथड होता है ये, इसमें से क्वेश्चंस वगैरह एग्जाम में आते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब उसमें लिखिए, इस मेथड में रोटर एंड स्टेटर की फ्रीक्वेंसी को कंपेयर करके स्लिप की वैल्यू को डिटरमाइन करते हैं, निर्धारित करते हैं। रोटर करंट की फ्रीक्वेंसी मेजर करने के लिए स्लिप रिंग के साथ
सेंटर जीरो स्लिप रिंग के साथ सेंटर जीरो डीसी मिली वोल्ट मीटर का यूज करते हैं। सेंटर जीरो डीसी मिली वोल्ट मीटर का यूज करते हैं। तो इसको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि स्लिप मेजरमेंट के लिए रोटर सर्किट में कौन सा वोल्ट मीटर कनेक्ट करते हैं। तो कौन सा होता है वो, सेंटर जीरो डीसी मिली वोल्ट मीटर होता है। एसी वोल्ट मीटर नहीं लगाएंगे, डीसी लगाएंगे, ठीक है। आगे लिखिए उसमें, यह वोल्ट मीटर रोटर में इंड्यूस्ड ईएमएफ की इंस्टेंटेनियस वैल्यू पर रिस्पॉन्ड करता है। इंस्टेंटेनियस वैल्यू पर रिस्पॉन्ड करता है। रोटर में इंड्यूस्ड ईएमएफ की इंस्टेंटेनियस वैल्यू जीरो से मैक्सिमम होने पर इसका पॉइंटर भी जीरो से मैक्सिमम वैल्यू तक मूव करता है। एंड करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू जीरो होने पर पॉइंटर जीरो पोजीशन पर रिटर्न आ जाता है। पॉइंटर जीरो पोजीशन पर रिटर्न आ जाता है। नेगेटिव साइकिल की इंस्टेंटेनियस वैल्यू पर पॉइंटर अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, इस प्रकार डीसी मिली वोल्ट मीटर के द्वारा 1 सेकेंड 1 सेकेंड में नंबर ऑफ ऑसिलेशन को मेजर करके रोटर करंट की फ्रीक्वेंसी को फाइंड करते हैं।
इसे स्टेटर फ्रीक्वेंसी या सप्लाई फ्रीक्वेंसी, इसे सप्लाई फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करके स्लिप की वैल्यू को मेजर करते हैं, स्लिप की वैल्यू को मेजर करते हैं। थर्ड मेथड है स्लिप को मेजर करने का स्ट्रोबोस्कोपिक मेथड। तो इस मेथड में क्या करते हैं कि जैसे ये अपनी 3 फेज इंडक्शन मोटर है, ये इसका शाफ्ट है, तो इस शाफ्ट पे क्या करते हैं, यहाँ पे एक डिस्क को लगाते हैं, ठीक है। तो इसका जो शाफ्ट है, इसके शाफ्ट पे क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्क को माउंट करेंगे। अब जैसे सपोज मान लीजिए अपनी जो मोटर है इसके नंबर ऑफ पोल्स कितने हैं, 6 हैं। तो जितने मोटर के स्टेटर के पोल की संख्या होती है उतने इक्वल सेक्टर्स में, उतने इक्वल भागों में इस डिस्क को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करके उसको अल्टरनेट कलर कर देंगे, ठीक है। तो जैसे सपोज मान लीजिए कि इसमें 6 पोल हैं, तो इस डिस्क को क्या करेंगे, यहाँ पे 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो जो डिस्क है इस डिस्क को क्या करेंगे, यहाँ पे 6 इक्वल पार्ट्स में इसको इस प्रकार से डिवाइड कर देंगे। 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद में इसको अल्टरनेट कलर कर देंगे, जैसे कि इसको व्हाइट कलर कर दिए, फिर ब्लैक कर दिए, फिर व्हाइट कलर किए, फिर ब्लैक, एंड देन फिर क्या होगा, ये व्हाइट कलर। तो इस तरह से अल्टरनेट कलर इसको यहाँ पे कर देंगे। अब यहाँ पे एक लैंप होता है, उसको बोलते हैं नियॉन फील्ड स्ट्रोबोस्कोपिक लैंप। तो यहाँ पे एक लैंप का यूज करेंगे, और ये लैंप होता है नियॉन फील्ड स्ट्रोबोस्कोपिक लैंप। तो जैसे कि ये अपनी मोटर है, और इस मोटर को क्या करते हैं अपन, यहाँ पे 3 फेज सप्लाई देते हैं स्टेटर को। तो सेम सप्लाई इस लैंप को प्रोवाइड करेंगे। तो इस लैंप को सप्लाई देने के लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर का यूज कर सकते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर का। तो इस प्रकार से स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर को यहाँ पे ऐसा यूज कर लेंगे। तो जो सप्लाई मोटर को दी गई है वही किसको दी गई है, यहाँ पे लैंप को दी गई है, ठीक है। तो ये है लैंप, बात समझ में। अब होता क्या है कि यदि सपोज मान लीजिए अपनी जो अपनी जो इंडक्शन मोटर है, उस इंडक्शन मोटर के रोटेशन की जो स्पीड है वो क्या है, सिंक्रोनस स्पीड है। सिंक्रोनस होती नहीं है, बट समझने के लिए कि स्ट्रोबोस्कोपिक होता क्या है, तो उसको समझने के लिए अपन मान ले रहे हैं कि इसका जो रोटर है वो रोटर किस स्पीड में रोटेट कर रहा है, सिंक्रोनस स्पीड में रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो जब इसका रोटर सिंक्रोनस स्पीड में रोटेट करेगा, ठीक है, तो अपन देखेंगे कि ये जो स्ट्रोबोस्कोपिक लैंप होता है, ये लैंप कैसे वर्क करता है। तो ये लैंप जो होता है, जब ये साइकिल अपनी पीक पे होती है तो इस समय क्या करता है, ये फ्लैश करता है, ठीक है। और जब साइकिल 0 होती है तो लैंप क्या हो जाता है, डार्क हो जाता है। तो इस पॉइंट पे लैंप क्या हो जाएगा, डार्क, और इस पॉइंट पे लैंप क्या होगा, यहाँ पे ब्राइट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा चमक होगी, सबसे ज्यादा ब्राइटनेस होगी, और यहाँ पे लैंप क्या हो जाएगा, डार्क हो जाएगा, बुझ जाएगा, ठीक है। तो यदि अपनी मोटर सिंक्रोनस स्पीड पे रोटेट कर रही है तो यहाँ पे दोनों की सप्लाई सेम है। तो अपन देखेंगे कि इसकी जब
पीक वैल्यू आएगी तो ये फ्लैश किस पे आएगा, व्हाइट कलर पे आएगा। फिर ये साइकिल क्या होगी, यहाँ पे 0 हो जाएगी। देन नेक्स्ट पीक आएगा। तो इतने समय में, ये जो समय दिख रहा है, इतने समय में, ठीक है, ये वाला जो ब्लैक पॉइंट है, ये ब्लैक पॉइंट शिफ्ट होके यहाँ पे आ जाएगा। ये व्हाइट पॉइंट जो है वो व्हाइट पॉइंट शिफ्ट यहाँ पे आएगा। तो अगेन जब फ्लैश करेगा तो फिर से फ्लैश किस पे गिरेगा, ये व्हाइट यहाँ पे आ चुका होगा तो व्हाइट पे फ्लैश गिरेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट साइकिल आएगी तो फिर ये वाला ब्लैक आगे आ चुका होगा, ये व्हाइट यहाँ पे आ जाएगा तो फिर से फ्लैश गिरेगा तो किस पे गिरेगा, व्हाइट पे गिरेगा। तो यदि अपनी सिंक्रोनस इंडक्शन मोटर जो है, इसके रोटर की स्पीड सिंक्रोनस स्पीड होती है, तो स्ट्रोबोस्कोपिक लैंप जब भी फ्लैश करेगा तो वो हमेशा किसी एक पर्टिकुलर कलर पे ही गिरेगा, या तो वो व्हाइट पे गिरेगा या फिर वो ब्लैक पे गिरेगा, ठीक है। फर्स्ट फ्लैश और नेक्स्ट फ्लैश के बीच का जो ड्यूरेशन होता है, ठीक है, पहला फ्लैश यहां पे मिलेगा, सेकंड फ्लैश यहां पे मिलेगा बल्ब का, तो इन दोनों के बीच का जो ड्यूरेशन होता है, इस ड्यूरेशन में ये ब्लैक पॉइंट आगे मूव कर जाता है और अगेन यहाँ पे क्या आ जाता है, व्हाइट पॉइंट आ जाता है। तो हर बार फ्लैश किस पे लग गिरेगा, व्हाइट कलर की पे गिरेगा। तो हमारी जो आंखें हैं, हमारी आंखें हर चीज नहीं देख पाती हैं, है ना, बहुत अच्छा डिवाइस नहीं है ये, तो हमारी आंखें हर चीज नहीं पकड़ पाती हैं। तो हमारी आंखों को क्या लगेगा कि यहाँ पे जो ये रोटेटिंग डिस्क है, ये रोटेटिंग डिस्क क्या है, स्टेशनरी व्हाइट कलर की डिस्क है। बात समझ में आ रही है। तो हमारी आंखों को क्या लगेगा, ये जो रोटेटिंग ऑब्जेक्ट है, वो रोटेटिंग ऑब्जेक्ट क्या है, एक स्टेशनरी रुकी हुई डिस्क है जिसका कलर कैसा है, व्हाइट है। तो इसी को क्या बोलते हैं, स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट बोलते हैं। बात समझ में आई। तो स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट कब होता है, तो जब रोटेटिंग ऑब्जेक्ट की जो फ्रीक्वेंसी होती है और लैंप के फ्लिकर करने की जो फ्रीक्वेंसी होती है, बात समझ में आई, लैंप के जलने और बुझने यानी फ्लिकर करने की जो फ्रीक्वेंसी होती है और ये रोटेटिंग ऑब्जेक्ट के रोटेशन की जो फ्रीक्वेंसी होती है, यदि ये दोनों फ्रीक्वेंसीज आपस में क्या हो जाएं, मैच कर जाएं, इक्वल हो जाएं, तो उस कंडीशन में ये जो रोटेटिंग ऑब्जेक्ट है, ये हमारी आंखों को कैसा दिखाई देता है, स्टेशनरी दिखाई देता है। इसी इफेक्ट को क्या बोलते हैं, स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट बोलते हैं। बात समझ में आई। तो इस इफेक्ट को क्या बोला जाता है, स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट इसको बोलते हैं। तो इसी इफेक्ट को यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। तो अपन देखते हैं यहाँ पे कि जो अपनी सप्लाई होती है, बात समझ में आ रही है, कि यहाँ पे तो यहाँ पे अपन देखते हैं कि अपनी जो 3 फेज इंडक्शन मोटर है, ये 3 फेज इंडक्शन मोटर किस स्पीड पर रोटेट करती है। तो ये जो अपनी 3 फेज इंडक्शन मोटर है, ये किस स्पीड पर रोटेट करती है, ये लेस देन सिंक्रोनस स्पीड पर रोटेट करती है। तो जब इसके रोटेशन की स्पीड लेस देन सिंक्रोनस स्पीड है, ठीक है, तो ये सिचुएशन वहां पे आपको प्राप्त नहीं होगी। तो वहां पे कैसी कंडीशंस आएगी, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे तो अपने को स्लिप मेजर करना है। तो अपन क्या करेंगे, जो ये डिस्क है, इस डिस्क पे यहाँ पे क्या करेंगे, एक पॉइंट मार्क कर देंगे। बस में आई, यहाँ पे क्या करेंगे, एक पॉइंट मार्क कर देंगे। तो जो ये डिस्क है, इस डिस्क में इस प्रकार से ये डिस्क तो रोटेट करेगी। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, एक पॉइंट मार्क कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे जो पहली कंडीशन देखे थे, इसमें हम एज्यूम किए थे कि रोटर की स्पीड जो है सिंक्रोनस स्पीड है, बट प्रैक्टिकली तो ऐसा होता नहीं है। प्रैक्टिकली रोटर की जो स्पीड होती है वो लेस देन क्या होती है, सिंक्रोनस स्पीड होती है। तो प्रैक्टिकली आपको ये डिस्क स्टेशनरी दिखाई नहीं देगी। तो ये डिस्क कैसी दिखाई देगी, तो इस डिस्क में आपको 3 लाइन इस प्रकार से अपीयर होंगी। एक लाइन ऐसे दिखेगी आपको, तो इस प्रकार से ये 3 लाइंस अपीयर होंगी डिस्क में, ठीक है। तो एक्चुअली
इंडक्शन मोटर की स्पीड लेस देन सिंक्रोनस स्पीड होती है। तो एक्चुअली अपने को ये जो डिस्क है, रोटेटिंग डिस्क है, ये रोटेटिंग डिस्क में क्या होगा, रोटेटिंग डिस्क में 3 लाइंस अपीयर होंगी। ठीक है, बात समझ में आई? अब अपने को ये देखना है कि जो नंबर ऑफ लाइंस हैं, ये लाइंस यहां से इस डॉट पॉइंट से कितनी लाइन पास हो रही हैं, नंबर ऑफ लाइन पासिंग इन 1 मिनट, 1 मिनट में वहां पे कितनी लाइन जो है वो पास हो रही हैं, उन नंबर ऑफ लाइंस को क्या करना पड़ेगा, अपने को वहां पे काउंट करना पड़ेगा, उसको गिनना पड़ेगा। बात समझ में? तो नंबर ऑफ लाइंस को यहाँ पे अपने को काउंट करना पड़ेगा, उसको यहाँ पे अपने को क्या करना पड़ेगा, गिनना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ लाइन पासिंग, ठीक है, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ लाइन पासिंग इन 1 मिनट फ्रॉम मार्क्ड पॉइंट, ठीक है, इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, किससे, नंबर ऑफ लाइन सीन। तो यहां पे कितनी लाइन दिखाई दे रही है, 1 2 3, तो 3 लाइन से उसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो कितनी लाइन पास हुई हैं, उन लाइन की संख्या को, ठीक है, जैसे मान लीजिए यहां से 60 लाइन पास हुई है 1 मिनट में, तो उस 60 को क्या करेंगे, यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, किससे, नंबर ऑफ लाइन सीन। कितनी लाइन दिखाई दे रही है आपको, 3 दिखाई दे रही हैं, तो 3 लाइन से डिवाइड कर दोगे, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, रिलेटिव स्पीड ns माइनस क्या मिलेगा, nr। तो ये जो वैल्यू होगी, ये वैल्यू किसके इक्वल होगी, ns माइनस nr के इक्वल होगी। तो ns माइनस nr आपको मिल गया, ns को कैलकुलेट कर लीजिए, ns को कैलकुलेट कर लो, तो ns कैलकुलेट कर लीजिए तो स्लिप आपको कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, ये आपको पता चल गया, ये आपको कैलकुलेट कर लिए, तो क्या मिल गया आपको, स्लिप की वैल्यू मिल जाएगी। बात समझ में आई सबको? तो इस तरह से स्ट्रोबोस्कोपिक मेथड का यूज करके, ठीक है, स्लिप की वैल्यू को यहाँ पे डिटरमाइन करते हैं। इसमें नोट करिए, इस मेथड में 3 फेज इंडक्शन मोटर के शाफ्ट पर डिस्क को लगाते हैं, मोटर के पोल्स के इक्वल संख्या में, नंबर में डिस्क को डिवाइड करके अल्टरनेट ब्लैक एंड व्हाइट कलर करते हैं, लिख सकते हो, अल्टरनेट ब्लैक एंड व्हाइट कलर करते हैं। डिस्क के सामने, डिस्क के सामने, इन फ्रंट ऑफ डिस्क, डिस्क के सामने नियॉन फील्ड स्ट्रोबोस्कोपिक लैंप, नियॉन फील्ड स्ट्रोबोस्कोपिक लैंप को रखते हैं। यह लैंप सप्लाई की इंस्टेंटेनियस वैल्यू पर यह लैंप सप्लाई की इंस्टेंटेनियस वैल्यू पर रिस्पॉन्ड करता है। यह लैंप सप्लाई की इंस्टेंटेनियस वैल्यू पर रिस्पॉन्ड करता है। सप्लाई की पीक वैल्यू पर लैंप ब्राइटर, लैंप चमकदार, ब्राइटर। सप्लाई की पीक वैल्यू पर लैंप ब्राइटर यानी चमकदार या चमकीला, और जीरो वैल्यू पर लैंप डार्क यानी बुझ जाता है, लैंप डार्क हो जाता है यानी बुझ जाता है।
नेक्स्ट के यदि रोटर की स्पीड एग्जैक्ट सिंक्रोनस स्पीड हो तो लैंप का फ्लैश हमेशा व्हाइट कलर पर गिरता है। इससे डिस्क स्टेशनरी दिखाई देती है। इसे स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट कहते हैं। इसे स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट कहते हैं। नेक्स्ट के अतः रोटेटिंग ऑब्जेक्ट के रोटेशन की फ्रीक्वेंसी यदि लैंप के फ्लिकर यानी जलना बुझना, लैंप के फ्लिकर यदि रोटेटिंग ऑब्जेक्ट के रोटेशन की फ्रीक्वेंसी लैंप के फ्लिकर करने की फ्रीक्वेंसी के इक्वल होती है तो वह रोटेटिंग ऑब्जेक्ट हमारी आंखों को स्टेशनरी दिखाई देता है। हमारी आंखों को स्टेशनरी दिखाई देता है। इसे स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट कहते हैं। इसे स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट कहते हैं। ओके, नेक्स्ट के लेकिन प्रैक्टिकली रोटर स्पीड लेस देन सिंक्रोनस स्पीड होती है, बट प्रैक्टिकली रोटर स्पीड लेस देन सिंक्रोनस स्पीड होती है। इसलिए रोटेटिंग डिस्क पर 3 लाइंस अपीयर होती हैं। 3 लाइंस अपीयर होती हैं। डिस्क के आउटसाइड, डिस्क के बाहर, डिस्क के आउटसाइड एक पॉइंट मार्क करते हैं। डिस्क के आउटसाइड एक पॉइंट मार्क करते हैं।
1 मिनट में 1 मिनट में इस पॉइंट से पास होने वाली नंबर ऑफ लाइंस को काउंट करके, गिन करके, काउंट करके डिस्क में दिखने वाले लाइन की संख्या से, डिस्क में दिखने वाली लाइन की संख्या से डिवाइड करते हैं। इससे प्राप्त रिजल्ट, इससे प्राप्त रिजल्ट स्लिप स्पीड, इससे प्राप्त रिजल्ट, रिजल्ट के बाद कॉमा लगा दो, इससे प्राप्त रिजल्ट स्लिप स्पीड ns माइनस nr के इक्वल होता है, ns माइनस nr के इक्वल होता है। इसे सिंक्रोनस स्पीड से डिवाइड करके, इसे सिंक्रोनस स्पीड से डिवाइड करके स्लिप की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, स्लिप की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। अब इसमें क्वेश्चन नोट करिएगा। अ वोल्टमीटर gives 120 oscillation per minute. A voltmeter gives 120 oscillation per minute when connected to the rotor of an induction motor, when connected to the rotor of an induction motor, full stop. The frequency is कौन सी फ्रीक्वेंसी? सप्लाई फ्रीक्वेंसी। द सप्लाई फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज। कैलकुलेट द स्लिप ऑफ द मोटर, कैलकुलेट द स्लिप ऑफ द मोटर, कैलकुलेट द स्लिप ऑफ द मोटर। ठीक है, इसको बनाइए जल्दी से कि यहां पे अपन को दिया है कितना ऑसिलेशन है, तो रोटर का जो ऑसिलेशन है, ठीक है, वो कितना है 120, ठीक है, और पर क्या है ये मिनट है, 120 ऑसिलेशन पर क्या है ये मिनट है। तो रोटर करंट की फ्रीक्वेंसी क्या होती है? ऑसिलेशन पर सेकंड। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, रोटर करंट की फ्रीक्वेंसी चाहिए तो आपको क्या चाहिए होगा, ऑसिलेशन पर सेकंड चाहिए होगा। ठीक है, तो ऑसिलेशन पर सेकंड के लिए 120 को 1 मिनट में कितना सेकंड है 60, तो 60 सेकंड से क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 2 ऑसिलेशन पर क्या आ जाएगा सेकंड। तो यही क्या होगी, रोटर करंट की फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है, तो स्लिप क्या होती है, सबको पता है कि रोटर करंट की फ्रीक्वेंसी अपॉन सप्लाई फ्रीक्वेंसी। तो रोटर करंट की फ्रीक्वेंसी अपॉन सप्लाई फ्रीक्वेंसी कितना होगा 0.04, यानी यदि परसेंटेज में बोलेगा तो 4% स्लिप होगी। ठीक है, तो इंडक्शन मोटर में जो पावर देते हैं, कौन सी पावर देते हो इसको, इलेक्ट्रिकल पावर, किसको देते हो, स्टेटर को। ठीक है, तो यहां पे देखेंगे इनपुट
इलेक्ट्रिकल पावर टू द स्टेटर। तो इलेक्ट्रिकल पावर जो इनपुट में देंगे इसको क्या बोलेंगे, P1। P1 मींस प्राइमरी ऑफ ट्रांसफार्मर, P1 बोलेंगे। तो जब स्टेटर में इनपुट इलेक्ट्रिकल पावर देंगे तो स्टेटर वाइंडिंग में क्या सर्कुलेट होगी, करंट। और वो करंट कौन सी होगी, अल्टरनेटिंग। तो वो क्या करेगी, अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड सेटअप करेगी। ठीक है, तो करंट के फ्लो होने के कारण क्या होगा, कॉपर लॉस। अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण क्या होगा, आयरन लॉस। कहां पे होगा, स्टेटर में। तो जितनी इनपुट इलेक्ट्रिकल पावर दे रहे हो तो उसमें से माइनस करना पड़ेगा स्टेटर कॉपर लॉस को और आयरन लॉस को। ठीक है, तो यहां पे सब्ट्रैक्ट करेंगे स्टेटर आयरन एंड कॉपर लॉस। तो स्टेटर आयरन एंड कॉपर लॉस को सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो रिमेनिंग पावर होगी, जो बची हुई पावर होगी, वो रोटर के लिए क्या हो जाएगी, इनपुट पावर हो जाएगी। तो यहां पे देखेंगे रोटर इनपुट, तो ये रोटर का क्या हो जाएगा, इनपुट होगा। तो रोटर का इनपुट क्या बोलेंगे, P2। रोटर के इनपुट को क्या बोलेंगे, P2। अब ये जो रोटर में इनपुट है P2, ये क्या करेगा, ठीक है। तो रोटर में इनपुट जो P2 होता है वो क्या होता है, सिंक्रोनसली रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो ये जो रोटर में P2 है, सिंक्रोनसली रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड है, ये रोटर में क्या करेगा, ईएमएफ इंड्यूस करेगा। और रोटर में क्या सर्कुलेट होगी, वहां पे करंट सर्कुलेट होगी। तो रोटर में जब करंट सर्कुलेट होगी तो रोटर में भी क्या होगा, लॉस होगा। तो रोटर में कौन सा लॉस होगा, तो यहां पे अपन देखेंगे रोटर में होगा कॉपर लॉस। रोटर में कौन सा लॉस होगा, रोटर कॉपर लॉस। ठीक है, 3 फेज इंडक्शन मोटर या इंडक्शन मोटर के रोटर में आयरन लॉस को कंसीडर नहीं करते हैं। कि आयरन लॉस यहां पे नहीं लिखे हैं, सिर्फ क्या लिखे हैं, रोटर कॉपर लॉस। तो आयरन लॉस इसमें कंसीडर नहीं करते हैं, उसको नेग्लिजिबल मानते हैं। ठीक है, क्योंकि आयरन लॉस किस पर डिपेंड करता है, तो आयरन लॉस फ्लक्स डेंसिटी पे डिपेंड करता है और दूसरा डिपेंड करता है वो रोटर करंट की फ्रीक्वेंसी पे। ठीक है, तो यहां पे अपन देखेंगे कि रोटर करंट की जो फ्रीक्वेंसी है अंडर रनिंग कंडीशन, उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, बहुत कम होता है। तो उसका मैग्नीट्यूड जैसे अभी अपन कैलकुलेट किए कितना आता है, तो रोटर करंट की फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज या 1.5 हर्ट्ज। तो रोटर करंट की फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है, तो आयरन लॉस भी उसमें बहुत कम होता है, तो उसको नेग्लिजिबल मानते हैं। तो मेन जो लॉस है वो रोटर में कौन सा होता है, रोटर कॉपर लॉस होता है। ठीक है, तो रोटर इनपुट क्या करेगा, रोटर में ईएमएफ इंड्यूस करेगा, रोटर में करंट सर्कुलेट होगी और रोटर में कॉपर लॉस होगा। तो ये जो कॉपर लॉस होगा इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद में जो पावर बचेगी, ये पावर क्या होगी, रोटर में मैकेनिकल पावर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो उसको बोल सकते हैं मैकेनिकल पावर डेवलप्ड इन रोटर। तो मैकेनिकल पावर डेवलप्ड इन रोटर। ठीक है, या इसको बोल सकते हैं ग्रॉस मैकेनिकल पावर। क्या बोल सकते हैं इसको, ग्रॉस मैकेनिकल पावर। या इसको क्या बोल सकते हैं अपन, ग्रॉस टॉर्क बोल सकते हैं। कि यहाँ पे मैकेनिकल पावर डेवलप्ड होगी तो रोटर में क्या प्रोड्यूस्ड होगा, वहां पे टॉर्क प्रोड्यूस्ड होगा। तो इसको क्या बोलेंगे यहाँ पे कि रोटर में टोटल टॉर्क, टोटल टॉर्क को क्या बोलेंगे, ग्रॉस टॉर्क। तो रोटर में अभी क्या होगा, इस मैकेनिकल पावर के कारण ग्रॉस टॉर्क प्रोड्यूस्ड होगा और उस ग्रॉस टॉर्क को क्या बोलेंगे, पीजी बोलेंगे। ठीक है, अब इसके बाद में रोटर रोटेट करेगा। तो जब रोटर रोटेट करेगा तो रोटर के रोटेशन के कारण उसमें क्या होगा, फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस होगा। ठीक है, तो यहां पे सब्ट्रैक्ट करेंगे कि जो फ्रिक्शन है एंड विंडेज लॉस है, इस फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अब रिमेनिंग जो पावर होगी वो कहां पे मिलेगी अपने को, शाफ्ट पे। ठीक है, तो उसको बोलेंगे आउटपुट पावर एट शाफ्ट।
और इसी आउटपुट पावर को क्या बोलते हैं, बीएचपी बोलते हैं। बीएचपी मतलब होता है ब्रेक हॉर्स पावर। तो ब्रेक हॉर्स पावर का मतलब होता है यूजफुल पावर अवेलेबल एट शाफ्ट, ठीक है। तो शाफ्ट पर यूजफुल वर्क करने के लिए जो पावर अवेलेबल होती है उस पावर को क्या बोला जाता है, ब्रेक हॉर्स पावर उसको बोलते हैं, ठीक है। तो बीएचपी उसको बोला जाता है। तो यहाँ पे देखिए सब समझ में आया, एक बार और देख लीजिए कि इनपुट पावर किसको देंगे, स्टेटर को देंगे। स्टेटर यानी प्राइमरी ऑफ ट्रांसफार्मर, तो इसको बोलेंगे P1। तो जब इसको इनपुट पावर देंगे तो वहां पे क्या होगी, वाइंडिंग में करंट फ्लो होगी। वाइंडिंग में करंट फ्लो होने के कारण क्या होगा, कॉपर लॉस होगा, ठीक है। अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होगा। अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होने के कारण स्टेटर की कोर में क्या होगा, आयरन लॉस होगा, ठीक है। तो इन दोनों लॉसेस को जो टोटल इनपुट पावर है उसमें से क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे। सबट्रैक्ट करने के बाद में जो पावर बचेगी वो पावर रोटर के लिए क्या हो जाएगा, इनपुट पावर हो जाएगा। तो रोटर के इनपुट क्या शो करेंगे, P2। P2 यानी सेकेंडरी पावर है, तो P2 रोटर की इनपुट पावर हो जाएगी। अब रोटर की इनपुट पावर क्या है, सिंक्रोनसली रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। और ये मैग्नेटिक फील्ड रोटर में क्या करता है, ईएमएफ इंड्यूस करता है। इससे रोटर में क्या सर्कुलेट होती है, करंट, ठीक है। तो उसके कारण रोटर में भी क्या होगा, कॉपर लॉस होगा, रोटर में आयरन लॉस होगा। तो यहाँ पे आयरन लॉस को कंसिडर नहीं करते हैं क्योंकि रोटर करंट की फ्रीक्वेंसी वेरी लो होती है, ठीक है। तो आयरन लॉस जो है वो किस पर डिपेंड करता है, फ्लक्स डेंसिटी और फ्रीक्वेंसी पे। तो फ्रीक्वेंसी वेरी लो होने के कारण यहाँ पे आयरन लॉस भी वेरी लो होता है, तो उसको नेग्लिजिबल मानते हैं। तो उसको याद रखिएगा, यदि पूछेगा कि इंडक्शन मोटर के रोटर में कौन सा लॉस नहीं होता है तो आयरन लॉस उसमें कंसिडर नहीं करते हैं, नेग्लिजिबल मानते हैं उसको, ठीक है। तो रोटर में सिर्फ कौन सा लॉस होगा, तो रोटर में कॉपर लॉस होगा, ठीक है। तो रोटर के इनपुट पावर में से उस कॉपर लॉस को सबट्रैक्ट कर देंगे। तो अब जो बचेगी पावर वो रोटर में क्या होगी, मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट होगी। तो रोटर में मैकेनिकल पावर डेवलप होगी, है कि नहीं। तो इस समय रोटर में टॉर्क प्रोड्यूस्ड होगा। तो टोटल टॉर्क जो है वो रोटर में ग्रॉस टॉर्क कहलाएगा। तो उसको पी जी से या टी जी से उसको यहाँ पे शो कर सकते हैं, ठीक है। अब जब रोटर रोटेट करेगा तो रोटेशन के कारण क्या होगा, उसमें फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस होगा। विंडेज लॉस यानी एयर का फ्रिक्शन होगा। तो इन दोनों फ्रिक्शंस को क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस कर देंगे। तो इनको माइनस करने के बाद में जो अब आउटपुट पावर है वो कहाँ पे मिलेगी, शाफ्ट पे। तो शाफ्ट पर अवेलेबल पावर फॉर यूजफुल वर्क को ही क्या बोला जाता है, ब्रेक हॉर्स पावर, बीएचपी उसको बोला जाता है, ठीक है। सबको समझ में आया ये। अब उसमें नोट करिए, 3 फेज इंडक्शन मोटर, 3 फेज इंडक्शन मोटर के रोटर में इंड्यूस्ड ईएमएफ की फ्रीक्वेंसी वेरी स्मॉल होती है, बहुत कम होती है। चूंकि आयरन लॉस फ्रीक्वेंसी एंड फ्लक्स डेंसिटी पर डिपेंड करता है। फ्रीक्वेंसी लो होने के कारण आयरन लॉस भी लो होता है। इसे नेग्लिजिबल कंसीडर करते हैं, इसे नेग्लिजिबल कंसीडर करते हैं। तो इसको क्या मानेंगे कि कैसा होगा, नेग्लिजिबल होगा। ठीक है, बात समझ में आई सबको। एक पॉइंट और लिख लीजिए,
शाफ्ट पर यूजफुल वर्क करने के लिए अवेलेबल मैकेनिकल पावर ब्रेक हॉर्स पावर कहलाती है, बीएचपी कहलाती है, ब्रेक हॉर्स पावर या बीएचपी कहलाती है। ठीक है, तो यदि अपन देखें कि इंडक्शन मोटर में जो इसकी एफिशिएंसी होगी, तो ये क्या होगा, आउटपुट मैकेनिकल पावर, ठीक है, और अपॉन क्या होगा यहाँ पे, इनपुट इलेक्ट्रिकल पावर, और 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो परसेंटेज एफिशिएंसी आएगी। तो जो इंडक्शन मोटर होती है इसकी एफिशिएंसी कितनी होती है, तो इसकी एफिशिएंसी 85 से 90% के लगभग इसकी एफिशिएंसी होती है। ठीक है, तो 85 to 90% इसकी क्या होती है, एफिशिएंसी होती है।